14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो जाती है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और अब 16 जनवरी को सैफ अली खान पर चाकू से हमला हो जाता है। यह सब कुछ मुंबई में नहीं होता है, मुंबई के दिल कहे जाने वाले बांद्रा में होता है, जो कि बहुत ही पॉश इलाका है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी होती है। और ये सब कुछ ऐसे समय में होता है जब महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री के पास होती है, तो सवाल उठना लाजमी होता है। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो जाती है और ख़ास तौर से भाजपा के नारा को ही आधार बनाती है कि एक हैं तो सेफ हैं, यहाँ तो कोई सेफ ही नहीं। इस तरह का बयान आ रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन सिर्फ ऐसी घटनाओं की वजह से क्या पूरे महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक है या फिर मामला कुछ और है? आज हम आवाज़ अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ होंगे विशेष मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। गुरुवार सुबह मुंबई जागी सैफ अली खान पर जानलेवा हमले की खबर के साथ पता लगा कि आधी रात को सैफ के घर कोई चोरी करने की नीयत से घुसा था। नौकरानी से बकझक चल रही थी। इतने में सैफ अपने कमरे से निकले और चोर से भिड़ंत हो गई। चोर ने सैफ पर चाकू से हमला किया। 2 बजे रात को अस्पताल लाए गए सैफ के शरीर पर 6 जख्म थे। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज के बाद सैफ खतरे से बाहर हैं। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudva as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. घटना की सूचना मिलते ही मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक की टीमें जांच में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज से एक आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। मुंबई पुलिस कह रही है कि अभियुक्त के पकड़े जाने पर ही डिटेल मिलेगी। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर सैफ के फैंस तक इस घटना से हतप्रभ हैं। सबको लग रहा है कि कोई चोर सैफ जैसे सेलिब्रिटी पर जानलेवा हमला कैसे कर सकता है। सवाल है कि सैफ के साथ असल में क्या हुआ। कुछ सेलिब्रिटीज और केजरीवाल, संजय राउत जैसे विपक्ष के नेताओं ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पिछले अप्रैल में सलमान खान के घर पर गोलीबारी हुई थी। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। पिछले अक्टूबर में सलमान के करीबी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय भी है, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मुंबई और खासकर वहां रहने वाले सेलिब्रिटी कितने सेफ हैं। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में, और हमारे साथ हैं विशेष मेहमान बीजेपी के राजीव पांडे, शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता चित्रा बाथा, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित जी, और कुछ ही देर में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चैनल के विवेक गुप्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। शुरुआत भाजपा के राजीव पांडे जी से करेंगे। राजीव पांडे जी, घटनाएं इक्के दुक्के हो रही हैं, लेकिन सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और अब जाके सैफ अली खान, लोग एक सवाल पूछते हैं कि आखिर मुंबई में क्या हो रहा है? इतने वीआईपी इलाके में इस तरह की घटनाएं आसानी से अंजाम दी जाती है, कम से कम खौफ तो होना चाहिए प्रशासन का। देखिए लक्ष्मण जी, इस बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर जो पॉलिटिकल इश्यूज है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति करने के लिए और चीजें हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। अब आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, आपको गौर करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको 2 भागों में बांटना पड़ेगा। एक लॉ एंड ऑर्डर वाली ये सिचुएशन होती है कि जब कोई बहुत बड़ा एक गैंग ऑपरेट करता है, जैसे आपने मुंबई के बारे में देखा होगा कि कैसे यहाँ
बड़े बड़े गैंग लॉर्ड्स थे, बाहर के अंदर से इसको कोऑपरेट करते थे, या कोई नक्सल गैंग या आतंकवादी गैंग, इनका ना एक तरीका होता है काम करने की, इनके एक लिंक होते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, देश में जब से मोदी जी की सरकार थे, इस प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटी थे, इस पर पूरी तरीके से लगाम लग गया। अगर आप मुंबई याद हो तो जिस प्रकार से 2014 से पहले हर साल यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हर साल लोगों से फिरौती, आपने कोई घटना सुनी है फिरौती की पिछले 10-11 सालों में? हिम्मत नहीं है। बीच में 2 साल में जरूर वो फिर से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं। अब जो इंडिविजुअल क्राइम, अगर आप अभी यहाँ पर शो करने के बाद बाहर निकले और आप कोई क्राइम कर लेते हैं, उसको डेटर करना और उसको रोकना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जहां पर कैपिटा पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे आप यूएसए से कंपेयर करिए, यूरोप से कंपेयर करिए, तो मैं आपको कह रहा हूं पूरी दुनिया की सबसे, जहां 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला कोई भी शहर है, उसमें मुंबई सेफेस्ट प्लेस है अक्रॉस द ग्लोब। मैं कह रहा हूं जहां पर कैपिटा पुलिस हो सकता है कि यहां से 10 गुना हो, मैं वहां से भी बात कर रहा हूं। लेकिन इससे यह मतलब नहीं होता कि जो एक घटना हुई है इस पर पुलिस को काम करना पड़ेगा, पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा मेरा पॉइंट है, पहला तो ये होता है कि क्राइम 2 प्रकार से, किस प्रकार से होता है, और हम एक क्रिमिनल केसेस जब हम करते हैं तो वहां भी है। दूसरा जो है ना, इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत डीप होना चाहिए। 12वीं फ्लोर पर एक आदमी पहुंच जाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो घर में घुस जाता है। राजीव पांडे जी, इस पे मैं आऊंगा आपके पास। ये एक बड़ा सवाल ये है, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया पांडे जी, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन मैं किशोर तिवारी जी हमारे पास हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, उनके पास जाता हूं। किशोर तिवारी जी, जैसा कि राजीव पांडे कह रहे थे कि 14 के बाद कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी घटना नहीं हुई, कोई भी फिरौती जैसी घटना नहीं हुई। हालांकि जो भी घटना हुई निंदनीय है, उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन आइसोलेटेड मामले को इस तरह से तहकीकात करना चाहिए, लेकिन इसको पूरे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करना सही नहीं है। आपके नेता कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है के नारे के साथ है, यहां तो कोई सेफ नहीं है। पहले पुलिस के अंदर नौकरी करते हुए कैसे आदर्श स्थापित करना, और इतना नहीं, इंस्पेक्टर आईपीएस अधिकारी बनकर डीजी लेवल तक जाना, और वो आदर्श स्थापन करने वाले प्रवीण दीक्षित आज तुमने कार्यक्रम में बुलाए, जिनके हाथ में आखिरी तक डंडा था, अभी तो कैसे 5 स्टार पुलिस अफसर है, कैसा चल रहा है। अब आपने मुझे कहा लक्ष्मण कि आइसोलेशन में क्यों देख रहे, क्या नागपुर के अंदर क्रिमिनल एक्टिव हो गए, 10 हत्याएं हुई, अमरावती में खुलेआम हत्याएं, पुणे में हत्याएं, और मैं पूछता हूं बीड और परभनी में क्या हुआ। सारा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। अभी मैं बता रहा हूं वाल्मीकि कराड़ कौन है, मुन्ना यादव फिर से सक्रिय हो गए, कौन है। मुझे एक बताइए, पुलिस ये हिस्ट्री सीटर है ऐसा कहा, हिस्ट्री सीटर है तो हिस्ट्री सीटर का रिकॉर्ड किसके पास होता है, ये एक्टिव कैसे हुई, पुलिस का भय क्यों नहीं है। अब देखिए, आपने ही लक्ष्मण राय बताया, और मैं इस पे बहुत सीरियसली गौर करूंगा कि सलमान खान को गोलियां चलाई जाती है, वो वाटर प्रूफ ग्लास, अपना बुलेट प्रूफ ग्लास लगा के रहने लगे हैं, और उसके बाद मेरे मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या कर ली जाती है, और अब सलमान खान के घर में जानलेवा हमला होता है, और पुलिस का विजिलेंस ही नहीं है। 50% तो प्रवीण दीक्षित जी अभी स्टाफ नहीं है, और 30-30 करोड़ रुपया पोस्टिंग का ले रहे। मैं अभी बता रहा हूं, सारा चोरों का राज आ चुका है। और देखो, जो बीड परभनी में कांड हुए और जो महाराष्ट्र में कांड हो रहे, तो मोबाइल नेटवर्क मंत्रालय में बता रहा है। अब ये कह रहे थे कि सारे बंबई में मोबाइल नेटवर्क चेक कर रहे। अरे पहले जाओ, पहले क्रिमिनल की जो सेंट्रलाइज क्रिमिनल एक्टिविटी का सेंटर है मंत्रालय, वहां जाके देखो। अभी बोलो ये लोगों का संबंध क्यों है, हार्डकोर क्रिमिनल थाना के ले लो, किधर के भी ले लो, दोपहर में मंत्रालय में दिखते हैं। ये कैसा चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं तो अकाउंटेबिलिटी किसको फिक्स की जाए? मुझे बताइए लक्ष्मण, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? छोटी मोटी घटनाएं होती, बोलते थे आर पाटिल ने रिजाइन किया था। अब ये लोग सोचते क्यों नहीं?
अरे बम्बई के अंदर कोई क्रिमिनल छींकता भी ये है। आपने किशोर तिवारी जी, आपने एक मुद्दा जो उठाया वाकई कई बार चुभता है। मैं बिल्कुल आपकी बात, मुझे जरा हाँ, नहीं मैं राजीव पांडे जी आपके पास ही आ रहा था। राजीव पांडे जी आपके पास आ रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था जो किशोर तिवारी जी कह रहे थे, वाकई थोड़ा सा मतलब परसेप्शन तो कम से कम खराब करता ही है कि बांद्रा जैसे पॉश इलाके में सलमान खान को बुलेट प्रूफ शीशा अपनी बालकनी में लगाना पड़ रहा है। मतलब उनको भरोसा नहीं कौन आएगा फिर से दोबारा गोली चला दे, तो थोड़ा सा ये तो सवाल उठता है। लक्ष्मण जी, मैंने पहले ही कह दिया ये बात, लेकिन हमारे जो अकाउंटेबिलिटी बड़े भाई है किशोर, अरे रुको यार रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तिवारी जी, देवेंद्र तिवारी जी, फडणवीस को अब रिजाइन उन्होंने मुझसे कराओ। पूछ लिया है। देवेंद्र अरे तिवारी जी, फडणवीस को रिजाइन कराओ। तिवारी जी, इससे किशोर तिवारी जी एक मिनट, राजीव पांडे जी को बोलने देते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। किशोर तिवारी जी, एक राजीव पांडे जी को बोलने देते हैं। राजीव जी, देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए? देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन करना या चाहिए या नहीं आप चाहिए? चुनाव से पहले भी इसी तरीके से बोलते थे, कुछ फायदा तो हुआ नहीं। आप कह रहे, आपकी सारी बातें गलत साबित हो जाती है। मेरा कहना है ना कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप बड़े भाई हैं मेरे, आप इस तरीके से मेरे को बीच में टोका टोकी मत करिए। सुनिए मेरी बात, मेरा ये कहना है कि आपने मुन्ना यादव कौन है? क्राइम वाल्मीकि में क्राइम, मुन्ना यादव कौन है बताओ? अब यह देखिए, कौन है अब इसीलिए आपके पार्टी की यह हालत हो गई। कारण क्या है ना, आप राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मण, मैं क्या गलत पूछ रहा हूँ? नहीं, आप जिसकी भी बात करो ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। आज जो विषय हुआ है, देखिए इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। छोटी सी बात मुंबई है जैसे शहर में जहाँ 2 करोड़ लोग रहते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें आपको ये बड़ा पॉश इलाका है। मैं नहीं मानता कोई पॉश इलाका। मेरा ये मानना है, इस केस की जब गहराई से जांच होगी तो जिस प्रकार से चुनाव के बाद आप कहीं चेहरा दिखाने के लिए नहीं रहे, इसलिए पता चलेगा कि किस प्रकार से उसकी एंट्री हुई है। मैं बहुत बड़े सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई कि किस प्रकार से इस तरीके से कोई अपना गेट खोल नहीं देता है। पेंट हाउस का गेट ऐसे नहीं खुलता। तिवारी जी, नहीं, ये ठीक है। ये एक सवाल है कि सोसाइटी में कैसे इस तरह की एंट्री हो जाती है। मैं चित्रा बाथम आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल के संवाददाता विवेक गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता जी, ये जो सवाल उठ रहा है कि ऐसी सोसाइटी में कैसे कोई शख्स एंटर कर जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पे तो एक शख्स किसी सोसाइटी में जाता है तो 3 बार 4 बार इसको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है, जो रहते हैं उनसे पूछा जाता है। अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि मोबाइल से आप चेहरा देख लीजिए तभी उसको आने दीजिए। तो ऐसे में कैसे कोई घुस जाता है विवेक जी? लक्ष्मण जी, देखिए ये सवाल बहुत जायज है और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में वो एक्यूज जो है कैसे घुस जाता है। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि जो आरोपी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो दिख रहा है कि वो सैफ अली खान की जो सदगुरु अपार्टमेंट है, काफी हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट है, वहां चले जाता है। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि बगल की बिल्डिंग में वो किसी तरह जाता है। बगल की बिल्डिंग में वो क्रॉस कर सदगुरु अपार्टमेंट में आता है, जहां पर सैफ अली खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो पाइपलाइन होती है पानी की, उस पाइपलाइन की मदद से वो 11वें फ्लोर तक चले जाता है। 11वें फ्लोर पे, क्योंकि जो सदगुरु अपार्टमेंट है उसमें 12 फ्लोर है और 6 फैमिलियां रहती हैं। हर एक फैमिली का डुप्लेक्स फ्लैट है, यानी कि 2 फ्लोर उनके रहते हैं। ये डुप्लेक्स फ्लैट में सैफ अली खान का भी डुप्लेक्स फ्लैट है। जो उनके बच्चे नीचे 8वें फ्लोर में थे, उनका भी डुप्लेक्स फ्लोर तक। तो 11वीं फ्लोर तक विवेक जी वो पाइपलाइन से चला जाता है 11वीं फ्लोर तक। इसका मतलब उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ वही फ्लोर रहा होगा और उसको पता होगा कि इस फ्लोर में कौन रहता है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित जी हैं, एक बार उनसे मैं इस पे एक्सपर्ट कमेंट लेता हूं। प्रवीण सर नमस्ते। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह के केस के डिटेल आप आ रहे हैं अब तक छन करके, और जैसा हमारे सहयोगी विवेक जी बता भी रहे थे, आपको मामला जिस तरह से दिख रहा है वैसा ही है कि इसमें लगता है कि मामला और ज्यादा पेचीदा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो जो अटैकर है उसने कौन से गेट से एंट्री की है ये पता लगाना जरूरत है। अगर उसने फ्रेंडली एंट्री के नाते जो मेन गेट है जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, जहां गार्ड्स लगे हुए हैं, वहां से अगर अंदर आया है तो ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये कहते हैं कि जैसे ये कोई साइड की बिल्डिंग से, लेकिन वो साइड की बिल्डिंग से आया होगा नहीं होगा वो तो स्पॉट पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विजुअल्स मैंने आज देखे हैं उससे तो ऐसा लगता नहीं कि वो साइड की बिल्डिंग से अंदर आ सकता है।
हो सकता है कि वो जो एस्केपिंग है, वो एस्केपिंग के लिए उसने स्टेप्स जरूर इस्तेमाल की है, लेकिन वहाँ 11वें मंजिल तक वो शायद पहले ही गया होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि वो 2 घंटे पहले भी उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं था। हो सकता है कि वो उससे पहले ही बिल्डिंग में आया है और कोई जस्टिफाइड रीजंस के साथ अंदर घुसा होगा, और उसके बाद वही रुक जाके वहाँ बैठा है, और जब उसको मौका मिला तो 2 या 2:30 बजे तक उसने रुक के फिर ये अटैक किया है। उसका मतलब यही होगा कि उसने मिनिमम रेजिस्टेंस टाइम जो है वो सिलेक्ट किया है। सवाल यह है कि जब वो जा रहा था तो जाते समय अगर वो मेन गेट के थ्रू बाहर गया है तो गेट के जो गेटकीपर है, गार्ड्स है, उन्होंने उसको कैसे रोका नहीं? उस समय उसने उसको पूछना जरूरत है कि तुम कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, क्यों कौन आए हो? हो इधर। वो कुछ उसमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स है हर बिल्डिंग की, सोसाइटी के, एक तो उनको बहुत सख्ती से चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो गार्ड्स रहते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है, वो उनकी उम्र ज्यादा रहती है, उनकी नजर ठीक नहीं रहती है, और ऐसे लोग वहाँ गार्ड करके बैठे रहते हैं। अभी आपको पता है कि कुछ कुछ जगह में वो गार्ड्स ने ही बहुत सीरियस ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं। क्राइम करते हैं। दूसरी बात है कि जो ये आदमी अगर बाहर से आया भी है तो बाहर के जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक हो गए, किए हो गए, और उसमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन खाली सीसीटीवी पर भरोसा रख के नहीं चलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि सीसीटीवी के साथ ही पुलिस है, पुलिस के साथ पूरा समाज उसमें जोड़ना जरूरत है। जैसे हमने वो पुलिस मित्र की योजना चलाई थी कि जिसमें हर आदमी वहाँ का जो रहने वाला है वो अगर कोई स्ट्रेंजर दिखाई देता है तो उसको पूछता है, उसको सवाल करता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। उससे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने प्रिवेंट भी कर चुके थे। लेकिन ये जो समाज और पुलिस के बीच में जो पूरा एक गैप है, वो गैप बहुत डेंजरस है। अब वो जो गैप है वो जब जैसे जैसे हम कम करना चालू करेंगे तब ये लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगी और क्राइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये गैप कैसे कम किया जाएगा, ये एक चर्चा का विषय होगा जो आगे आपके पास आऊंगा सवाल लेकर के। चित्रा बाथम हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपके पास आता हूं। फिर मयूर पारेख जी भी जुड़े हुए हैं जो कि मुंबई के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। चित्रा, इस तरह के मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, राजनीतिक कमेंट, तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों पर राजनीति करने से बहुत कुछ हासिल होगा? चूँकि जैसा बता रहे थे राजीव पांडे कि ये तो चीज़ें इक्का दुक्का होता है, चलता रहता है, या फिर राजनीतिक दबाव बना करके मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने में कामयाब हो पाएगी विपक्ष? नमस्ते लक्ष्मण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, राजीव पांडे जी तो उनकी जो पार्टी है उन्हीं का लाइन वो बोल रहे हैं। यहाँ पे तो देश में कोई भी घुस आता है तो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि सब चंगा सी, और इसी वजह से ऐसी गंभीर जो घटनाएं भी होती हैं तो उसमें भी राजीव पांडे जी कह देते हैं कि इक्का दुक्का घटनाएं हैं, वो होता रहता है, सब चलता है। इस तरीके से मुंबई में हमला पे हमला होता रहे, लॉ एंड ऑर्डर ये भ्रष्ट होता रहे, फिर भी सब चलता है। मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मेंशन करना चाहूंगी। अभी एक मिनट मेरे बीच में मत बोलिए आप राजीव पांडे जी। मैंने जो आप बोल रहे हैं बोला जिस तरीके से अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और दीक्षित साहब ने भी बताया कि वो व्यक्ति एक इनसाइडर जॉब हो सकता है जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था उस बिल्डिंग के अंदर, और वो 2-3 घंटे ताक लगा के ये पूरे कांड को अंजाम देने के लिए बैठा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि ये हेट क्राइम भी हो सकता है या नहीं? आपने जैसे देखा कि कुछ दिन पहले तैमूर जो उनका छोटा बच्चा है उसको लेकर किस तरीके के बयान यहाँ पे हमारे देश के अंदर बड़े बड़े लोगों ने बोलने की कोशिश करी और सांप्रदायिकता का एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करी। अरे बाप रे, आपने तो पूरा डिबेट को एक नए लेवल पे लेकर चले गई। नहीं लक्ष्मण जी, मुझे जवाब देने दीजिए। ये तैमूर का एक मिनट, और अगर ये चित्रा बाथम 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, सैफ अली खान जी पे जब ये हमला हुआ, उनके बेटे इब्राहिम अली खान ने उनको ऑटो रिक्शा से लीलावती हॉस्पिटल पहुंचाया, उनका ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। रात के 2:30 बजे उनपे जब ये हमला हुआ तो उनको ऑटो से लेके जाया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनका ड्राइवर कहाँ था?
ये पूरी तरीके से एक साजिश है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है। मैं आपको तीसरा आंकड़ा पेश करना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि बस एक मिनट बात समझिए, एक मिनट आपको रोक दूं। नहीं, ये जवाब आपसे लूंगा, जवाब से नहीं, मैं जरा जवाब ऐड तो आपसे कर लेता लूंगा, हूं। चूंकि अरे, हाँ, एक मिनट किशोर तिवारी जी भी ऐड कर देते हैं, फिर राजीव पांडे जी बोले। हाँ, एक मिनट किशोर तिवारी जी भी ऐड करते लगे। हाँ, आप ऐड कर दिए, फिर पांडे जी से जवाब लेंगे, लंबा जवाब दीजिएगा पांडे, चिंता मत करिए। हाँ, देखिए, एक समीर वानखेड़े पैसे वसूल करता था, तो उन्होंने चूज किया था शाहरुख खान को, और अभी सलमान खान को चूज किया गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारा गया, और अभी सैफ अली खान को किया गया। और आप देख रहे हैं ना कैसे हिंदू मुसलमान का बहुत ही द्वेष पैदा किया जा रहा है। तो चित्रा जी बहुत सीरियस टॉक में है कि क्या ये हिंदू मुसलमान करने वाले किसी के भी घर पे चढ़ के झंडा लगा के बोलते कि यहाँ मंदिर था, ये सब लोगों की जवाबदारी है। और इसके वजह से अगर मारने वाला फिर इसको अरेस्ट करेंगे और जय श्री राम बोलेगा, तो ये राजू पांडे कहाँ मुंह छुपाएंगे? अरे ये जहर आपने ही फैलाया है भैया। किशोर तिवारी जी, एक मिनट जरा, ये मामला बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ जा रहा है। राजीव पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा इस दोनों वक्ताओं के जवाब लेने के लिए। हमारे साथ काफी देर से मयूर पारेख जी इंतजार कर रहे हैं। मयूर पारेख जी, मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, ओपनिंग कमेंट ही आपके लिए होगा। ये जिस चश्मे से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, आपको लगता है कि चश्मा सही है? और दूसरा कि जिस इलाके में ये सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ पे क्या पुलिस की मुस्तैदी उतनी नहीं होती है क्या, कि लोग इतना बेखौफ रहते हैं? यहाँ तो लोग पुलिस ना भी रहे, सिर्फ बैरिकेड लगा दे, उतने से काम चल जाता है। देखिए, मुंबई शहर की जो पुलिस है, उसे नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड यार्ड ऐसे ही नहीं कहा जाता। आप मुंबई शहर का पूरा क्राइम रेट डेटा और डिटेल्स और इंफॉर्मेशन जो है, वो किसी भी व्यक्ति को इस बड़े विषय पर बात करने से पहले देखना जरूरी है। मुंबई पुलिस का भले ही संख्या बल 40,000 का हो, लेकिन मुंबई पुलिस की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। और मुंबई शहर में जिस तरह से इस समय ये क्राइम की घटना हुई है, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे उबाठा शिवसेना की बात हो, वो अपनी बात रखेंगे पॉलिटिकली। लेकिन क्राइम दो तरीके के होते हैं, एक होता है पब्लिक क्राइम और दूसरा होता है हेट क्राइम, प्राइवेट क्राइम। ये अलग अलग टाइप्स के क्राइम होते हैं, इसके लिए आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़नी होती है। मुंबई सिटी ने कई तरीके के क्राइम्स देखे। मुंबई सिटी में सीरियल ब्लास्ट भी हुए हैं, और वो लगातार हुए हैं, हर साल हुए हैं। और वो पब्लिक क्राइम जब हुआ था और पब्लिक क्राई जो हुआ था, वो भी देखा है। जहां तक सैफ अली खान इनके घर के ऊपर जो उनके घर के अंदर जो वाकया हुआ है और जो वारदात हुआ है, उसमें दाल में काला कुछ है, ये बात पक्की है। लेकिन ये पानी कितना गहरा है, ये मामला किस लेवल तक जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय प्रवीण दीक्षित जी, जो कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र की पुलिस जो है, उनका जिम्मा उनके पास था, उन्होंने जिस तरीके से पूरे की पूरी बात को एक इन्वेस्टिगेशन का पर्सपेक्टिव दिया है, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि 11वें माले की एक खिड़की से या एक दरवाजे से एक व्यक्ति अंदर जाता है, तो वो 10 पे क्यों नहीं गया, 12 पे क्यों नहीं गया? वो ठीक वहीं गया, और वहां जाने के बाद वो आदमी यहां से छिटक के निकल भी गया। कहने का सीधा मतलब ये है कि ये जो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा वाकया हुआ है, इसे अगर हम दो कम्युनिटी के बीच की दरार के रूप में देख लें, तो ये बड़ा ही शर्मनाक होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी क्रिमिनल को आप अगर विक्टिम व्यक्ति को अगर किसी जात के साथ जोड़ेंगे, तो आपको यहां से आगे क्रिमिनल्स को भी किसी जात के साथ जोड़ना पड़ेगा। एक क्राइम की घटना है, उस क्राइम की घटना का किसी जात पात और संप्रदाय से भला क्या संबंध? अगर यही बात अगर कोई करेगा और इसी तरह के मुद्दे निकालेगा, तो सबसे पहले आप जो है 93 ब्लास्ट की, या जो मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुई, या वो, या फिर झवेरी बाजार में जो ब्लास्ट हुए, वो, उनमें जो एक्यूज्ड हैं उनके नाम पढ़ के सुना दीजिए। यहां पे जो अक्यूज्ड हैं उनके नाम पढ़ेंगे,
तो एक कम्युनिटी की तरफ इशारा जाएगा, और अब अगर एक बिल्कुल, विक्टिम की तरफ आप जाएंगे तो वो भी एक हाँ। कम्युनिटी की तरफ इशारा करेगा। नहीं, बिल्कुल बात विक्टिम तो crime है। विक्टिम है, वहां पे आप क्राइम बात पे crime जाइए, है, आप उसमें उसके जात कास्ट और पे पात जाने कहां के। से आई? हाँ, लेकिन चूंकि मामला पॉलिटिकल चश्मे से भी देखा जा रहा है, किशोर तिवारी जी और चित्रा बाथम जी ने जो मुद्दा कहा उस पर राजीव पांडे जी कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। पहले मैं दीक्षित जी को, जो हमारे पूर्व डीजीपी हैं, उनको नमस्कार करते हुए उनसे एक छोटा सा सवाल है, जब उनका टाइम आए तो उस पर जवाब दे कि 10-11वें फ्लोर पे तो चला गया, गेट कैसे खुल गया, उसके पास चाबी भी थी क्या? ये एक बड़ा विषय है। एक मैं अभी बैठा हूं अपने घर पे मुंबई में 23rd फ्लोर पे, अगर 23rd फ्लोर पे कोई आ भी गया तो मेरे घर में 2 गेट लगे हुए हैं और उनके घर में इतने सारे गार्ड हैं। तो ये पहले तो जांच का विषय है। जो पॉलिटिकल आदमी है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक दूसरी बात है, जिस बात में हमारे दोनों जो अभी लूजर पार्टी के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने रिजेक्ट किया भयानक रूप से, और ज्यादा तो मुझे तो दया आ रही है तिवारी जी पे, हमारे बड़े भाई जो है, कि ये ऐसे लोगों के साथ चले गए कि कुछ इनका बचा नहीं, इनका कुछ नहीं बचा। फिर भी बीच में 1 मिनट, मैं आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, अब मैं आता हूं। इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि सलमान खान के साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, ऐसा है कि आप जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, आप इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी जी ने तो क्लियरली बोल दिया कि पहले शाहरुख खान को पकड़ा, अब सलमान खान को। इस तरीके के लूज कमेंट से कुछ फायदा नहीं होने वाला। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मुंबई पुलिस रियली में बेस्ट पुलिस है इंडिया की, और मेरे ओपनिंग कमेंट में मैंने कहा है कि अगर आप क्राइम रेट देखेंगे तो पूरी दुनिया में 2 करोड़ की आबादी वाले में ये 40,000 की जो फोर्स है ना, वो 1000 गुना लोगों को ज्यादा सुरक्षित रखती है। भैया, आप बात करिएगा, आप सुनिए तिवारी जी, मेरा कहना है ना, इस तरीके की बात जब आप करते हैं ना, बोलेगा अभी तो समय। जब इस तरीके की बात जब आप करते हैं ना, तो जनता आपको समझ जाती है कि आप छुटभैये नेता टाइप बात कर रहे हैं। और आज जितने छुटभैये नेता हैं, सबने हिंदू मुस्लिम की बात की है, और आरोप भाजपा में लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि झंडा लगा देते हैं। तिवारी जी, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ेंगे ना, बीच में मत बोलिए, आपको समझ में नहीं आएगा। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। तिवारी जी, एक बात बता देता हूँ, जहां पर नेचर है, आपने एक बात कह दी थी, जो दूसरा विषय था कि झंडा लगा देते हैं। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि जो मंदिर पर 1000 साल भी कुछ स्ट्रक्चर बना लो, मंदिर ही रहेगा, बदलता नहीं है, रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलता। उसके लिए आपको जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। ठीक है, इस पे किशोर तिवारी, राजीव पांडे जी, आपका समय प्रवीण दीक्षित साहब के पास जाऊंगा मैं। एक छोटा सा कमेंट किशोर तिवारी जी आप दे दीजिए, फिर प्रवीण सर के पास जाऊंगा मैं। देखिए, कम पढ़े हुए लोगों को आप बुलाते तो बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको बताता हूं कि राजीव पांडे जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मैं पांडे जी को नहीं बोल रहा, बीजेपी में जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, ये बोल रहा। अब मेरी बात करो, मैं लक्ष्मण पूरा बोल लेता हूँ। हाँ, बोलिए। अरे मैं किशोर तिवारी जी को बीच में कोई ना टोके, किशोर तिवारी जी को बोलने दीजिए, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। हाँ, बोलिए। देखो, देखो, शंकराचार्य की एंट्री कब होती है कि जब कनिष्क और अशोक ने सारे जगह पर बौद्ध विहार और शिलालेख खड़े कर दिए थे। उसके बाद जब शंकराचार्य आते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और हर जगह पे बौद्ध विहार के जगह पे मंदिर निर्माण किए। और अगर तुम 1000 साल के पहले जाओगे ना, तो तुम देखे नहीं क्या जाकर, आपने राहुल केदारनाथ पांडे जी को तो भूल गए क्या आप? राहुल कास्ताय ने जो बताया था, और राहुल कास्ताय ने बताया था कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतना की बालाजी मंदिर, विठोबा का मंदिर, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? कुछ अरे रुको ना, देखो यार, 1000 साल पुराना है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप बुद्धिज्म, एक मिनट, आज पे आ रहा हूँ। डिबेट नहीं है। आपने झंडा लगाने वाली बात, झंडा लगाने वाली बात जो आपने कहा, मैंने उसका जवाब दिया आपको। ये बुद्धिज्म, मैं आपको उसका फैक्ट्स के साथ बता सकता हूँ। आप एक मिनट रुको, का नाम ले रहे हैं तिवारी जी। लक्ष्मण मुझे बोलने नहीं दे रहे।
एक मिनट राजीव पांडे जी, राजीव पांडे जी एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए इनको। हाँ, तो अपनी बात जल्दी खत्म कर लेंगे देखिए, किशोर यहाँ सर, तो पर- बाकी लोग हमारे साथ है। राजीव पांडे एक मिनट रुक जाइए, देखो। किशोर तिवारी जी अपनी बात थोड़ी जल्दी खत्म कर लेंगे, तो मुझे जाना है प्रवीण सर के पास, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रवीण सर को पहली बार मिल रहा हूँ। उनका तबीयत और स्वास्थ्य देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नागपुर के अंदर एक बार क्राइम हुआ, प्रवीण दीक्षित सर के पास में गया, प्रवीण दीक्षित ने फोन उठाया और थानेदार को बोला कि ऐसे कैसे क्राइम हुआ, मुझे क्रिमिनल चाहिए यानी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये दो वायका है। एक बड़े हस्ती के यहाँ हुआ था और मैंने तो बहुत छोटे आदमी का ले गया। आपको बताता हूँ, थानेदार ने 2 घंटे के अंदर सब खड़ा कर दिया था और सर ने बोला कि ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है, सर का विश्वास था कि जितने भी हार्डकोर हिस्ट्री और क्रिमिनल होते हैं और क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट उनके पास रहते हैं, तो उनको जाते से ही ख्याल में आ जाता क्या मैटर है। और आजकल बंबई में भय खत्म हो गया, ये मैं बता रहा हूँ। पुलिस वाले ये बोलते हैं मयूर कि दस्तक देते हैं, घूमते हैं, ये है वो है। अरे ये वसूली करते हैं, जो बच्चे शराब पी के रहते हैं उनको पकड़ पकड़ के वसूली करते हैं पूरे। मैं बांद्रा में कहाँ खड़े रहते हैं, यहाँ से बताता हूँ। किससे वसूली कर रहे थे, भूल गए क्या? अरे आपकी देखो, सरकार में बीच में DGP क्यों और इंस्पेक्टर किससे वसूली कर सर रहे ठीक थे? है, किशोर अरे तिवारी जरा यार, जी एक मिनट रुक जाते हैं। जरा किशोर बोलने तिवारी जी नहीं देता किशोर तिवारी जी, मेरे को राजीव पांडे जी एक मिनट रुक बोलने जाइए। दीजिए। भूल गए क्या? हाँ। बोलने नहीं देता ये। किशोर- बताओ। अरे इनको है ना भड़ास है, भड़ास। एक तो मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के और मैं होम मिनिस्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और डीजी अरे रुको ना यार, डीजी और होम सेक्रेटरी दोनों भी बहुत करप्ट है, दोनों भी पहले सस्पेंडेड आदमी है, उनको हटा देना चाहिए। और जितने सस्पेंडेड लोगों ने 30-30, 40-40 करोड़ देके बंबई में पोस्टिंग ली है, उनको भी तुरंत हटा देना चाहिए। और हालांकि आपके इस आरोप पे किशोर तिवारी जी, आपके इस आरोप पे तो मैं कमेंट नहीं लूंगा प्रवीण जी से, क्योंकि वो पूर्व डीजीपी भी हैं और ये राजनीतिक आरोप नहीं, वो आप बोलेंगे तो कहा जाएगा। प्रवीण दीक्षित जी, आपको लगता है कि वाकई पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्योंकि हम लोग तो बॉम्बे तो बहुत नहीं, आपके पास आऊंगा प्रवीण दीक्षित सर, हम लोग हाँ प्रवीण दीक्षित साहब, आपसे सवाल पूछा भी था राजीव पांडे जी ने कि मान लिया 11वीं फ्लोर पे चढ़ भी गए तो वो घर में कैसे घुस जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी गेट होता है, फिर अंदर गेट होता है। और मेरा सवाल ये है कि इन सब से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जिस तरह की घटनाएं उस वीआईपी इलाके में घट रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस को थोड़ा सा अपना सख्ती वाला परसेप्शन बनाना होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर क्राइम हर जगह ऐसे माहौल में बढ़ता भी है, कई बार जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा वो छवि और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है कि जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है, उन्होंने भी पूरी प्रिकॉशन से काम करना चाहिए। जैसे सोसाइटी के अंदर कोई अगर घुस रहा है, आ रहा है, तो उसका पूरी जानकारी अंदर वाले आदमी को होना चाहिए, उसकी परमिशन के बिना कोई अंदर आना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसा अभी ठीक कह रहे थे कि आपने इंडिविजुअल फ्लैट के बाहर भी आपका सेफ्टी दरवाजा है, वहाँ वीडियो कैमरा है, उसके बावजूद आपने जिस आदमी को आप पहचानते नहीं है उसको अंदर कैसे आने दिया? या ऐसा कोई चीज़ है कि जो ऐसा कोई गेट है कि जिस गेट पर वहाँ कोई सेफ्टी दरवाजा नहीं है या वीडियो कैमरा नहीं है, ये भी चेक करना पड़ेगा। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस ने, मैं तो जरूर मानता हूँ कि बाहर अच्छी तरह से पेट्रोलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरत नहीं कि वो रात में ही करेगा, दिन में भी ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अभी जैसे कहा गया कि सिद्दीकी के मर्डर के समय तो 7, 7:30 का समय था, तो हमेशा ही एक अलर्ट ऐसा लोगों ने भी रहना चाहिए और पुलिस ने भी रहना चाहिए, यही मैं कहूँगा। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा कि ये समस्या और ज़्यादा गहराती जाएगी, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में, इंडिविजुअल सोसाइटी, जो रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट होते हैं आमतौर पे, जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं वो लोग उनको रखते हैं, उनको सैलरी वगैरह वो ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या सरकार या फिर पुलिस प्रशासन इस तरह के प्राइवेट सिक्योरिटी के भरोसे किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी को छोड़ दे, या फिर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके एक इंटीग्रेशन होना चाहिए कि ठीक है प्राइवेट सिक्योरिटी रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की भी रहेगी उस पूरे मामले की, एरिया की? देखिए ऐसा है, आपको पता होगा कि एक पसारा करके एक्ट है, जिसके अंदर ये जो भी सोसाइटी के सिक्योरिटी रहती है, उसके मालिक को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और उसमें जो रूल्स है कि उसको हर साल उन्होंने ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके ठीक से जान पहचान करनी चाहिए, कौन लोग है, क्या लोग कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन ये होता नहीं है। मतलब एक्ट में तो सब चीजें है, लेकिन जब एक बार परमिशन मिल जाती है न तो उसके बाद कोई उनको अच्छी तरह से ब्रीफिंग होती है, न उनकी एज चेक की जाती है, न एक एक जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन सलग काम करता रहता है। तो ऐसा जो आदमी रहेगा तो उसमें क्या अलर्टनेस रहेगा? क्योंकि आजकल देखिए, एक तो आदमी मिलना और सिक्योरिटी गार्ड मिलना बहुत ही मुश्किल चीज हो गई है। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि जरूरत है कि हमने ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स लेने चाहिए। और जो गैजेट्स है वो अभी इंटरनेट का वगैरह उसका सहाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए। और सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसका ऑडिट करके अच्छी तरह की सोसाइटी की सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरत है। लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी किसी एजेंट को बोला देती है, किसी को बोलती है कि भाई आप सुरक्षा रखो, लेकिन वो उसके काबिल रहते नहीं है। तो ऐसे लोगों से सुरक्षा रखना और उनके ऊपर भरोसा रखना ये हमारे खुद के लिए डेंजरस चीज है। बिल्कुल। मयूर पारेख जी, यहाँ पे आपको मैं लाना चाहूँगा, चूंकि ये जो प्रवीण सर बता रहे थे कि वाकई वहाँ पे तो बॉम्बे में कई सारी सोसाइटी जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं। सेलिब्रिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि वो लोग लोगों के आकर्षण का केंद्र ज़्यादा रहते हैं। तो जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनको भी कई बार लगता है कि चलो वहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा हमें। तो इस तरह के इलाकों को कुछ विशेष तौर पे चिन्हित करके कुछ अलग रणनीति बनानी होगी क्या? क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की घटना हो रही है, तो थोड़ा सा सवाल उठता है। देखिए, मुंबई पुलिस की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जिसके बारे में मुझे जो जानकारी है मैं आपको बताना चाहता हूं। मुंबई पुलिस के पास ये जो कंटिन्यूअस मोबाइल वैन्स जो हैं, जिसके माध्यम से वो लगातार पूरे शहर की गश्त लगाते रहते हैं, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस जो है वो नाइट के टाइम पे देखा गया है। हमने ये भी नोट किया है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं उनके गेट पर रजिस्टर रखे जाते हैं और पुलिस के जो गश्त लगाने वाला जो उनका पथक होता है उसे उस सोसाइटी में आकर के अपनी सिग्नेचर करनी होती है, जिसके बाद वो ऐप में भी कन्वर्ट किया गया है। यानी कि उस पुलिस अधिकारी को वो जो क्यूआर कोड होता है उसे अपने मोबाइल से स्कैन करना होता है, जो डायरेक्टली हेड ऑफिस में जाता है और पता चलता है कि ये पुलिस कांस्टेबल इस रास्ते के माध्यम से इतने बजे इस सोसाइटी में आया था। और उस समय वो वहां की सिक्योरिटी से भी बात करते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे सब ठीक है या नहीं, गली में सब ठीक है या नहीं। तो मैं एग्जिस्टिंग मुंबई पुलिस की जो मोबाइल सिस्टम है उसके बारे में बिल्कुल ठीक से अवगत है मुझे, और वो इसी के ऊपर अधिक फोकस रखते हैं। ये जो पूरा का पूरा मसला हुआ है, ये हो ना हो, आप देख लीजिएगा, फिर 10-15 दिन के बाद हम डिबेट पर आएंगे, जरूर इसमें कोई ना कोई मिले होने की संभावना है। जिस तरीके से फ्लैट के अंदर का पूरा नक्शा, कहां से जाएंगे कहां से आएंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि ये आदमी पहली बार नहीं आया है। ये बड़ा ये आप ऐसे आप इसको ये नहीं कर सकते आप कि नहीं, इसका मतलब सोसाइटी को देखा है, उस पूरे रास्ते को देखा है और घर को देखा, घर से वाकिफ है, बच्चा कहाँ सोता है, कहाँ पे जाना है। और मुझे लगता है उसको पता भी था कि लोग पार्टी में जाने वाले हैं, तो शायद उस रात में लोग बाहर थे, फिर बाहर से आए हैं, तो हर हरकत पे नज़र उसने रखी हुई थी। ये यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। किशोर तिवारी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मयूर जो कह रहा है वो इस टाइप की सिस्टम है, लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं हो रही है। अभी क्या हो गया है कि लॉलेसनेस ये क्लासिक एग्जाम्पल हो गया है। हाँ, अभी 2-3 डीजीपी या बम्बई के सीपी भी बेचारे सस्पेंड क्या हुए, हाँ डिमोट क्या हुए, फिर जेल में क्या गए। तो ये सब चीजों से पुलिस का डिमोरलाइज हो गए। अब जिस तरीके से ट्रांसफर वगैरह होती है, तो राजू पांडे जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में बहुत वसूली होती है। राजू जी, नए रेट बताऊंगा तो तुम भी चकित हो जाओगे। अभी ये हालात ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को चुस्त दुरुस्त करो, नहीं तो कहीं तुम्हारे बिल्डिंग में ना हो जाए। मैं अभी बता रहा हूँ
अगर कोई चक्कू लेके जानलेवा हमला कर देता है, स्पाइन में टूट जाता है, नेक पे करता है, हमें सीरियसली लेना चाहिए। और मैं बता रहा हूं जिस तरीके के, एक मिनट मुझे बोलने देना। राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगा राजीव पांडे जी आऊंगा आपके पास। किशोर तिवारी जी अपनी बात खत्म करिए। हाँ। देखिए जिस तरीके क्रिमिनल लोग पॉलिटिशियन के आजू बाजू है, और जिस तरीके बीड में हुआ, जिस तरीका परभनी में हुआ, अमरावती में हो रहा, हाँ अकोला में हुआ, अभी नागपुर में हो गया, ये सब चीजें हमें चिंता करती है। हमारी सरकार थी, निकम्मी थी, लोगों ने हटा दिया हमको। आपको तो हमने अकाउंटेबिलिटी के लिए दिया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी पहले फिक्स करो। वो डीजीपी जो है वहां का, हाँ वो खुद ही क्रिमिनल लगता है, उसको पहले हटा दो वहां से। हाँ हटा दो उसको। दूसरा यहाँ के सीपी को निकाल दो, और दूसरा सीएम साहब को ये होम मिनिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। नहीं जमता उनसे। मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल ये सारे सवाल उठेगा किशोर तिवारी जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद राजीव पांडे जी से इन सारे सवालों का जवाब लूंगा। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई में सैफ अली पर हुए हमले के पीछे महज एक चोरी का मामला है या फिर मामला कुछ और है। इसको एक बड़े नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले यूबीटी के नेता, शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी कह रहे थे, बड़ा ही संगीन आरोप लगा रहे थे और मांग भी कर रहे थे कि चूंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है तो पहली बात जिम्मेदारी उनकी लेनी चाहिए, और वहाँ के पुलिस कमिश्नर डीजीपी पर भी सवाल उठा रहे थे। राजीव पांडे जी, ये तो एक मामला अलग लेवल पर चला गया, सिर्फ मामला चोरी तक और चोर के घुसने तक नहीं रहा, पूरा गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और डीजीपी तक सवाल उठाए किशोर तिवारी जी ने। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना, शिवसेना यूबीटी के तिवारी जी विपक्षी नेता है, उनको डिमांड करने का बिल्कुल राइट है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। और दूसरी बात, मैंने शो के बिगिनिंग में मैंने कहा कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस को करना पड़ेगा और करेगी। लेकिन मैंने कंपैरिजन के रूप में आपको बताया कि मुंबई पुलिस और मुंबई जैसी सुरक्षित सिटी 2 करोड़ वाली पूरी दुनिया में एक भी सिटी नहीं है, ये मेरा पॉइंट था। और मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसी घटनाओं को भी रोकना पड़ेगा, मुंबई पुलिस इसके खिलाफ भी जाएगी, इसके पीछे जाएगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज ये सब लोग, जो तिवारी जी ने भी उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, इसी फिल्म इंडस्ट्री में गुलशन कुमार जी जो फेमस हुए थे अपने, हालांकि हिंदू मुस्लिम एंगल की शुरुआत चित्रा बाथम ने किया था। मैं वही कह रहा हूं, मैं उनका नाम, मैं कांग्रेसियों को मैं सीरियसली नहीं लेता, इसलिए मैं तिवारी जी का नाम ले रहा हूँ। क्या है कि नहीं, अब ठीक है ना, तो मैं आपके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। कांग्रेस को लेता ही नहीं, जिसका लीडर ही सीरियस नहीं है, जिसका लीडर ही 15 दिन अभी छुट्टी बना के आया है, इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मेरी बात सुनिए, मैं तिवारी जी का स्टेक है महाराष्ट्र में, तिवारी जी को भी मैं महाराष्ट्र के एक पार्टी का नेता मानता हूँ, इसलिए उनको जवाब दे रहा हूँ। बाथम जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, चित्रा बाथम जी आ रहा हूँ, चित्रा बाथम जी आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, मेरा कहना है, गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी, जो बिल्कुल एक नदीम नाम का क्रिमिनल संगीतकार था, जो भाग करके इंडिया से चला गया, यूके में रह रहा है, एक्सट्रेडिशन उसकी पेंडिंग है अभी तक, सबको पता है कि उसकी। आज तक आपने कभी भी जो है सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनके बारे में आपने नाम सुना? क्योंकि वो भजन गाते थे। उस समय किशोर तिवारी जी की जो पार्टी है, पहले वैसे किशोर जी बीजेपी में ही थे, अभी वो शिवसेना में चले गए कुछ दिन पहले, और जो बीजेपी से चला जाता है वो सेकुलर लोगों का देवता बन जाता है वहां जाकर के। अभी तिवारी जी देवता बने उनके देवता। मेरा ये कहना है, तब भी हमने मुझे बोलने देना यार, मुझे बोलने। अरे रुको यार, जहां तक एक नेत्री आपके शो में बोल रही है कि उसका ड्राइवर भी नहीं था, तो सैफ अली खान का ड्राइवर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी ने हटा दिया, कि डीजीपी ने हटा दिया, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हटा दिया। उनका ड्राइवर भी नहीं है। उनके आदमी को ये भी पता है कि उनको ऑटो में जवाब लूंगा आपसे, जवाब लूंगा, आप दोनों से जवाब लूंगा। बेसिक सेंस है कि ड्राइवर नहीं है, बीच में बोल रहा है, बेसिक सेंस चाहिए इसके लिए, समझने के लिए। सब लोग समझ रहे हैं कि ड्राइवर नहीं है, मेरा ड्राइवर मेरे गाड़ी में नहीं है, इसके लिए मैं तिवारी जी को नहीं ब्लेम कर सकता। अब सोचिए, मैं तो यही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने दीक्षित जी से जो मेरा 2 सवाल था उन्होंने जवाब दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। क्या विषय है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप हर घर के दरवाजे पर भी सिक्योरिटी गार्ड रख दे, पुलिस के फोर्स रख दे, इंडिविजुअल का जो क्राइम है,
जो जा करके इंडिविजुअल क्राइम कर लेता है। जैसे बहुत सारे इंडिया के लोग बाहर जाके गलत काम करके आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप उस क्राइम को रोक नहीं सकते। अगर जाकर के कोई ड्रग अब्यूज करके आता है, मान लीजिए फॉरेन से, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बड़े नेता का नाम आ गया था अमेरिका में, ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, तो मैं कह रहा हूं उसको आप रोक नहीं सकते। लक्ष्मण जी आप उसको रोक नहीं सकते। मैं अगर कोई गलत काम कर लूं, लक्ष्मण जी, मैं कल को कोई गलत काम इंडिविजुअली कर लूं तो आप उसको नहीं रोक पाएंगे। बात हो रही है कि पुलिस फोर्स ऐसा करते हैं ना राजीव पांडे जी ऐसा करते हैं, आपने बोल लिया 2 मिनट, चित्रा बाथम और किशोर तिवारी दोनों लोग बोलना चाहते हैं तो उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। चित्रा बाथम बोल लीजिए, आपको कोई नहीं, चित्रा बाथम बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि भाजपा के राज में मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, उसका पूरी तरीके से पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है और सिस्टमैटिकली उनके परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कराया गया है। और इसीलिए आज ये आलम है कि आप किसी को वाई सुरक्षा दे दीजिए या जेड सुरक्षा दे दीजिए, पुलिस की गन से ही उसका मर्डर किया जाता है और उस केस को ये भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, बांद्रा जैसे पॉश इलाके में 15% क्राइम रेट क्यों बढ़ा पिछले 1 साल के अंदर? इसका जवाब हम नहीं पूछेंगे। किसी के घर में जाके रेकी करके घात लगा के उसके ऊपर अगर हमला किया जाता है, उसे हेट क्राइम क्यों नहीं माना जाए? वो एक इनसाइडर जॉब है, ये आप मानने के लिए ही तैयार नहीं है। आप केस क्या सॉल्व करेंगे? आप वो लोग हैं जो लोगों को एनकाउंटर करवा देते हैं और एनकाउंटर को जस्टिफाई करते हैं। लक्ष्मण जी, आज महाराष्ट्र के अंदर ये हालत है कि किसी महिला का रेप हो जाए तो 48 आवर्स तक उसकी एफआईआर नहीं ली जाती है। ये हाल है हमारी मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि स्टैटिस्टिक्स नहीं बढ़ने चाहिए, लॉलेसनेस और जो लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा गंभीर सवाल पैदा हुआ है वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है चित्रा बाथम जी, आपने अपनी बात रख ली। किशोर तिवारी जी, राजीव पांडे जी आप पे भी सवाल उठा रहे थे, कहते कि आपके भी जमाने में तो हत्याएं हुई थी कांग्रेस के जमाने में। मैं आपके पास आऊंगा मैं। किशोर तिवारी जी, आप पे जो आरोप, अरे आप जवाब दीजिएगा, दोनों का जवाब दीजिए इकट्ठे, अच्छा रहेगा। किशोर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप ही ने बताया कि आपके सीनियर लीडर हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। किशोर तिवारी जी। मयूर पारेख को बहुत दिन के बाद मिला, अच्छा लगा। अभी भी उतना ही जवान है तो और ही अच्छा लगा। मैं क्या बता रहा हूँ, अनामी राय का जमाना। मयूर पारेख जी हंस रहे हैं। अरे नहीं, वो बहुत क्राइम रिपोर्टिंग कर करके बुरा हो रहा, तो अब क्या बोलूं। अब मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने अनामी राय का जमाना देखा, फिर प्रवीण दीक्षित जी का जमाना देखा, अभी मैंने भूषण उपाध्याय का जमाना देखा। क्रिमिनल है ना वो जो बीट रहती ना, बीट, हाँ, उसके जमादार की परमिशन के बगैर क्राइम नहीं करते। और ये क्या कर रहे हैं मैं अभी बता रहा हूं। अगर कोई इनसाइडर भी है या आउटसाइडर हो, अगर ऑफेंस हो जाता है तो तुम लॉजिकल कंक्लूजन पे तुरंत आना चाहिए। मुझे एक बताइए, इसका चेहरा दिख रहा है और ये इसके पास जो गमछा वमछा दिख रहा है, तो राजू पांडे तुम पहचानते होंगे इनको, देखो पहचान लोगे, तुम पहचान लोगे। मैं बता रहा हूँ, राजू अच्छे से देख रहा है, राजू पहचान लेगा। मैं अभी बता रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी ये सीरियस डिबेट की नोट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ले ले, अमित शाह जी ले ले कि ये बम्बई में जो माहौल था वो बिगड़ा हुआ है, गलत अफसरों की यहाँ भर्ती हो गई है, अफसरों को हटाना पड़ेगा, प्रामाणिक अफसर लाना पड़ेगा। नहीं, आपको 10 सेकंड नहीं, आपको 2 मिनट दूंगा पर्याप्त, 120 सेकंड दूंगा, आप रुकिए जरा 1 मिनट। मयूर पारेख जी के बारे में चूंकि बता ही दिया, जब इन्होंने तिवारी जी ने कि बहुत लंबे समय से क्राइम कवर किए हुए, तो मयूर पारेख जी के पास चलते हैं। मयूर जी, ये जो बार बार आरोप लगा, हाँ बिल्कुल आपको पूरा करने दूंगा, बार बार जो आरोप लगा रहे हैं किशोर तिवारी जी कि यहाँ पे पूरा सिस्टम ही काफी ज्यादा करप्ट हो गया है, यहाँ पे रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले जमाना ऐसा नहीं होता था, क्या वाकई कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मुंबई पुलिस की जितनी बेहतरीन उपलब्धियां हैं अपने आप में, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये आप एक हॉलिस्टिक पिक्चर देखिए, एक इंसिडेंट का पिक्चर आप नहीं देख सकते। जैसे मैंने क्राइम के विषय में आपको पिछले 10 साल का एक हॉलिस्टिक पिक्चर दिखाया, जिस तरह से मुंबई पुलिस की कई सारी उपलब्धियां हैं, उस तरीके से यहाँ पे तेलगी कांड से लेकर के जो एंटीलिया के नीचे जिलेटिन स्टिक वाली कार मिली, ऐसा एक काला इतिहास भी
हमने देखा है। हमने मरीन ड्राइव पुलिस चौकी में भी एक ऐसी गलत वारदात होते हुए देखा है, और जिसको लेकर पूरा का पूरा समाज जो था वो आक्रोश में आ गया था। ये भी अपने आप में वास्तविकता ये है, इसको हम आप डिनाई नहीं कर सकते, फैक्चुअल एविडेंसेस हैं। बट हॉलिस्टिक पिक्चर की विरोधकों का उन लोग स्पाई करते हैं, उनकी फोन टैपिंग करते हैं, वो भी काला इतिहास आपने बताना चाहिए। हाँ जी, तो मैंने पहली और आखिरी घटना बता दी है। बीच की घटनाएं बताने के लिए आप और तिवारी जी, किशोर तिवारी जी जो हैं, वो चुन कर मयूर जी, ये सारी तो वो जो बीच की घटनाएं हैं वो उसको हर कोई अपने अपने चश्मे से देखते हैं, अपने अपने पैमाने से देखते हैं। तो उस पर मैं राजीव पांडे जी के पास आऊंगा। प्रवीण दीक्षित साहब बहुत देर से जुड़े हुए, उनसे जरा एक कमेंट करो। प्रवीण जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई सस्पेंशन की या फिर कुछ ऐसे वारदात हुए, उसके बाद मोरल काफी ज्यादा डाउन हो गया है, ऐसा किशोर तिवारी जी का कहना था। और ये मोरल डाउन होने का असर है कि इस तरह की वारदातों पे पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है, उतना मुस्तैद नहीं रह पाती है। आप तो हालांकि पूर्व डीजीपी हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है और अभी क्या आप सेंस से पाते हैं इस मोर्चे पे? देखिए, जब हम पुलिस के बारे में बात करते हैं तो पुलिस मोरल का बहुत ही महत्व है, और वो हर एक आदमी ने और हर पॉलिटिकल पार्टी ने भी उसको रिस्पेक्ट करना जरूरत है। क्योंकि पुलिस ये कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, या आज ये पॉलिटिकल पार्टी आई या कल वो पॉलिटिकल पार्टी आई, उससे उनको कोई मतलब नहीं पॉलिटिकल रहता है। पार्टी ने इसका रिस्पेक्ट किया कि नहीं किया? नहीं करते हैं कि नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी? कि जो पुलिस का मोरल है, वो पुलिस का मोरल अच्छा होने के लिए हर एक आदमी ने कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। उसमें मीडिया का भी रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल है, और जो भी गवर्नमेंट में है या सीनियर अफसर्स है, उन्होंने सबने पुलिस मोरल हाई रखना ही है। क्योंकि पुलिस मोरल अगर डाउन हो जाता है तो पुलिस बिना कोई एक्शन लेके खड़ी हो रह जाएगी। तो लेकिन मुंबई में वैसी बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। जो भी पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन उसको एनकरेज करने की जरूरत है, और वो एनकरेजमेंट जब मिलेगी तो जरूर पुलिस अच्छा काम करती है, और उन्होंने काम करके दिखाया भी है। किंबहुना मैं तो ये कहूँगा कि जो भी जैसे सिद्दीक मामले में भी होगा, आपने देखा है कि कम से कम 34 आरोपी उसमें हर जगह से ढूंढ के निकाल गए हैं, और उनको सबको अभी चार्जशीट भी हो गई है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि जो अनअकाउंटेड गया है या उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया है। हर मामले में पुलिस उसको सीरियसली लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जुडिशियरी ने भी उसको सपोर्ट करना जरूरत है। जो क्रिमिनल्स है उनको खाली उसको इंटीमेशन नहीं दी या कुछ नया रूल निकाला है उसके मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए उनको छोड़ देना, ये इससे पुलिस ज्यादा डिमोरलाइजेशन होती है। तो बिल्कुल। हमारे पास शो में समय अब सिर्फ 2 मिनट का बचा हुआ है। मयूर पारेख जी, 30 सेकंड आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर 1.5 मिनट के लिए चलूंगा। बिल्कुल, मैं बीजेपी पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जो मोरल मतलब जो उदाहरण सुन के इस डिबेट में बैठे हुए सभी किसी का सीना चौड़ा होगा, वो है तुकाराम ओंबले जी। जिस तरीके से मरीन ड्राइव पर उन्होंने गोलियां खाई, लेकिन जो था उनकी वजह से ही कसाब पकड़ा गया। ये मिसाल है मुंबई पुलिस के सैक्रिफाइस की, और मुंबई पुलिस में जो एक कांस्टेबल लेवल का आदमी भी वीर गति को प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं, ये हमारी एक मुंबई गर्व की बात है, और मुंबई पुलिस बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। राजीव पांडे जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। लक्ष्मण जी, मैं बिल्कुल मयूर पारेख जी से सहमत हूँ कि मुंबई पुलिस का जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं ये डिबेट में मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ आपको, बेस्ट है। वर्ल्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका की जो हालत है आज के डेट में, जबकि पर कैपिटा पुलिस हमारे यहाँ बहुत कम है। तो पहले तो हम आज जो घटना हुई है उसको जिस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है, तिवारी जी ने एक बात कही, लेकिन उनको बात है कि वो बूढ़े भी हो चुके हैं, या उन्होंने कहा कि एक क्रिमिनल जो है बिना बीट ऑफिसर के परमिशन के बिना क्राइम नहीं करता। मैं उनसे सहमत हूं। तो वो ऐसा क्रिमिनल होता है जो हिस्ट्री सीटर है। लेकिन एक इंडिविजुअल, अभी तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, अभी आपके शो से बाहर निकले, बाहर जाके क्राइम कर दे, इसको बीट कांस्टेबल नहीं रोक पाएगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्रिमिनल साइड में। 2 तरीके के क्रिमिनल होते हैं। एक हिस्ट्री सीटर होता है जिसके पास बीट कांस्टेबल के पास पावर है, एसएचओ के पास, उनको पता है कि ये क्रिमिनल क्राइम कर सकता है, लेकिन ये पहला क्राइम है।
अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस क्राइम में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किया है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है या फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, परमिशन से एंटर किया है या तोड़ के एंटर किया है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसी शहर में मुझे याद है जब सरकार यहां दूसरी थी और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास किस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों पर जो रोहिंग्या समर्थक लोगों ने कैसे किस तरीके का अत्याचार किया था, ये हमारे प्रवीण दीक्षित को भी पता होगा, बहिरू पारिक जी को भी पता है और तिवारी जी को भी पता होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। 2 महिला पुलिस कर्मियों के साथ जो विभत्स घटना हुई, अब तिवारी जी की पार्टी ने उस समय इसका बहुत विरोध किया था। आज ये चले गए हैं कि लोगों के साथ है, ये जाने। आपको याद होगा कि किस प्रकार की घटना हुई, उन महिलाओं के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस महिलाओं के साथ बात न कर रहा हूं। हालांकि अंत में आते आते राजीव जी आप भी वही चश्मा ले गए जिस चश्मा पे किशोर तिवारी और बाथम जी थी। दीक्षित जी ने जो कहा है कि अभी जो क्राइम हुआ बाबा सिद्दीकी का मर्डर, उसमें 34 लोग चार्ज सीटेड है। सलमान खान के यहाँ जो पुलिस जो फायरिंग हुई उसमें भी लोग चार्ज सीटेड है। मुंबई पुलिस क्राइम कर रही है और जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है, हमारे बीच में पूर्व डीजीपी है, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल को डेटर करना और क्राइम से पहले पकड़ लेना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डिफिकल्ट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है जो तिवारी जी को समझ में नहीं आएगा। मैं 100% श्योर हूं। और जैसे लोगों के साथ वो आजकल घूमते फिरते हैं, जैसे पार्टियों के साथ, तो उनको तो कभी भी अब समझ में नहीं आएगा। ऐसा करेगा आपने तिवारी जी पे जितने भी हमले किए उस पर तिवारी जी का जवाब लूंगा मैं, लेकिन चूंकि शो अब खत्म हो चुका है तो अगले शो में जब कोई बैठेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों लोग जरूर से आइएगा। आप लोगों के इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जवाब लूंगा। लेकिन आप लोगों का डिबेट काफ़ी अच्छा रहा। आप लोगों ने अपनी बातें बहुत ही तथ्यों के साथ और तरीके से रखी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।